AVP 24 न्यूज पर वक्त हो गया है दिन भर की 10 बड़ी खबरों का। भारत के प्रधानमंत्री ने आज संसद बजट को एक बार फिर संबोधित किया, जिसमें प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद समेत जम्मू कश्मीर के 4 राज्यसभा सांसदों का कार्यकाल खत्म होने पर उन्हें विदाई दी। प्रधानमंत्री इस दौरान काफी भावुक नजर आए। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के नेता की खूब तारीफ की और कहा, मुझे इस बात की चिंता है, गुलाम नबी के बाद जो भी इस पद को संभालेंगे उनको गुलाम नबी से मैच करने में बहुत परेशानी होगी, क्योंकि गुलाम नबी अपने दल की चिंता बहुत करते थे, लेकिन देश और सदन की भी उन्हें उतनी ही चिंता थी। आगे प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में आतंकी घटनाओं को याद करते हुए कहा, जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने हमला किया था, जिसमें करीब 8 लोग मारे गए थे। तब इस घटना की जानकारी देने के लिए गुलाम नबी का मेरे पास फोन आया था, लेकिन वो ये सूचना देने के साथ साथ उनके आंसू नहीं रुक रहे थे। गुलाम नबी ने मुझे फोन करके किसी परिवार के सदस्य की तरह मेरी चिंता की और वो पल मेरे लिए भावुक पल रहा। दिल्ली सीमा पर किसानों को विरोध प्रदर्शन करते हुए 70 दिन से ज्यादा हो गया है। गणतंत्र दिवस पर हुई घटना पर पुलिस तफ्तीश कर रही है। लाल किले पर हुई हिंसा के समय करीब 10,000 किसान व अन्य लोग उस समय वहां पे उपस्थित थे। दिल्ली पुलिस के विशेष पुलिस आयुक्त प्रवीण रंजन के अनुसार दिल्ली पुलिस से बातचीत में कुछ नेता पूछताछ में शामिल होने के लिए तैयार हो गए हैं। मौके से ली गई वीडियोस के जरिए आरोपियों की पहचान की जा रही है। पुलिस आयुक्त के अनुसार गुजरात यूनिवर्सिटी में आधुनिक सॉफ्टवेयर से आरोपियों की पहचान हो रही है। उत्तराखंड में आई त्रासदी में किसानों ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। आपदा से प्रभावित लोगों की मदद के लिए यूपी गेट पर आंदोलन कर रहे किसानों ने निर्णय लिया है कि गाजीपुर किसान आंदोलन कमेटी ने पहाड़ी क्षेत्रों व अन्य जगहों से बॉर्डर पर आ रही खाद्य सामग्री को स्टैंड बाय में रखने का निर्णय लिया है। तो वहीं दूसरी ओर भाजपा नेताओं को किसानों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। बीजेपी पार्टी के पंजाब प्रधान अश्विनी शर्मा की गाड़ी पर किसानों द्वारा हमला किया गया। हालांकि पुलिस इस हमले की बात को नकार रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के पहुंचने की सूचना मिलने पर किसानों ने पहले ही पैलेस के बाहर धरना देना शुरू कर दिया, जिसके बाद अश्विनी शर्मा के पहुंचने पर किसानों ने पुलिस द्वारा लगाई गई बैरिकेडिंग को तोड़ दिया और पुलिस द्वारा किसानों को रोकने के लिए बल प्रयोग किया गया। किसानों ने भाजपा के पूर्व विधायक सुपाल सिंह नन्नू की पगड़ी भी उतारने की कोशिश की। किसान नेता हरनेक सिंह मेहमान ने कहा, हमला करने वाले किसान नहीं थे, बल्कि ये असामाजिक तत्व हैं। ऋषिगंगा में आई बाढ़ में अब तक 197 लोग लापता हैं, तो वहीं सुरंग में फंसे हुए करीब 35 मजदूरों को निकालने का काम चल रहा है। टनल से 26 शव निकाले जा चुके हैं, जिसमें से 24 शवों की शिनाख्त की जा चुकी है। मजदूरों के शव टनल और आसपास के क्षेत्रों से नदी के किनारे प्राप्त हुए हैं। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार के अनुसार टनल में थोड़ा सा आगे तक काम चल रहा है, लेकिन टनल अभी पूरी तरह से खुला नहीं है। अधिकारियों के अनुसार आज शाम तक मलबा साफ होने की उम्मीद जताई जा रही है। उत्तराखंड में रविवार को 10:30 बजे नंदा देवी ग्लेशियर फटने की वजह से धौलीगंगा नदी में विकराल बाढ़ आई थी। हादसे की चपेट में सबसे पहले जल विद्युत परियोजना पर काम कर रहे करीब 140 श्रमिक आए थे और सभी लापता हो गए थे। ग्लेशियर फटने से मची तबाही से कई पावर प्रोजेक्ट्स पर भी असर पड़ा है। तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्लांट पूरी तरह से बाढ़ में नष्ट हो गया है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार अब तक कुल 206 लोग ऋषिगंगा आपदा में लापता हो गए हैं, जिसमें 26 शव बरामद किए गए हैं और सुरंग में 25 से 35 मजदूरों के फंसे होने की आशंका जताई गई है, जिन्हें सुरक्षित निकालने के लिए राहत बचाव कार्य जारी है।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आपदा प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया। आईटीबीपी, सेना, जिला प्रशासन और एसडीआरएफ की टीमें रात भर राहत बचाव कार्य में जुटी रहीं। सुरंग से 130 मीटर तक मलबा हटा दिया गया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा, इसरो की सैटेलाइट इमेज के आधार पर बर्फ का पहाड़ खिसकने को घटना का कारण बताया गया है। बर्फ खिसकने की घटना की जांच कराई जा रही है। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में हुई हिंसा की जांच की जा रही है, तो वहीं जांच में अब एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। अपराध शाखा के एक अधिकारी के अनुसार लाल किले पर हुई हिंसा के आरोपी किसान नेता सुखदेव सिंह ने आरोपी जुगराज को झंडा फहराने और तोड़फोड़ के लिए कहा था। पंजाब के अभिनेता दीप सिंधु जुगराज सिंह के साथ सुखदेव की लाल किले पर मुलाकात हुई थी, जिसके बाद ये खुलासा हुआ कि जुगराज गुरुद्वारे में सेवादार है और वो गुरुद्वारे में झंडा फहराने के लिए पोल पर चढ़ता था। अभ्यास होने के कारण वो लाल किले के पोल पर भी तुरंत चढ़ गया। खुलासा स्वयं 50,000 के इनामी सुखदेव सिंह ने किया है। सुखदेव सिंह को हिरासत में ले लिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार लाल किले पर हुई हिंसा के बाद करनाल निवासी 65 वर्षीय सुखदेव सिंह सिंधु बॉर्डर पर धरना स्थल पर ही छुपा हुआ था। सुखदेव सिंह ने गिरफ्तारी के बाद काफी चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। सुखदेव सिंह ने कहा, लाल किले पर हुई हिंसक घटना पर भीड़ को लीड उसी ने किया था, तो वहीं भीड़ को तोड़फोड़ करने व झंडा फहराने के लिए भी सुखदेव सिंह द्वारा ही उकसाया गया था। अपराध शाखा के पुलिस अधिकारियों के अनुसार तरन तारण निवासी जुगराज इलाके में गुरुद्वारे में सेवादार है और 5 गुरुद्वारों में पोल पर चढ़कर झंडा लगाने आदि के काम करता है। इस कारण उसे पोल पर चढ़ने का अभ्यास था। जुगराज पर 1 लाख का इनाम रखा गया था। संसदीय मामलों के केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने राम मंदिर पर अभद्र टिप्पणी करने को एक गंभीर विषय बताते हुए कहा, राम मंदिर पर अभद्र टिप्पणी करने वाली टीएमसी सांसद महुआ मेहरोत्रा पर उचित कार्रवाई करने का विचार किया जा रहा है। टीएमसी सांसद महुआ मेहरोत्रा ने सोमवार को लोकसभा में पूर्व प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी, जिसमें मेहरोत्रा ने कहा, दबाव में आकर न्यायाधीश गोगोई ने राम मंदिर का फैसला दिया था। ये टिप्पणी उन्होंने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान की, जिस पर भाजपा सदस्य और सरकार की ओर से विरोध किया गया था। टीएमसी सांसद ने केंद्र सरकार पर कायरता को साहस के रूप में परिभाषित करने का आरोप भी लगाया। महुआ ने सोमवार को कहा, वेतन संशोधन कानून लाना, बहुमत के बल पर कृषि कानून लाना और अर्थव्यवस्था की स्थिति इन सब बातों का उदाहरण है। जिसके पश्चात महुआ मेहरोत्रा ने सीजेआई पर टिप्पणी करते हुए कहा, न्यायपालिका भी पवित्र नहीं रह गई है। न्यायपालिका भी अब केंद्र सरकार के दबाव में आकर फैसले लेती है। सरकार पर निशाना साधते हुए टीएमसी सांसद ने कहा, कुछ लोग सत्ता की कट्टरता, ताकत और असत्य को साहस कहते हैं। इस सरकार ने दुराचार और गलत सूचना फैलाने को कुटीर उद्योग बना लिया है। राजद्रोह की धारा आईपीसी 124A के खिलाफ दायर की गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। याचिकाकर्ता का कहना था, राजद्रोह कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है। ये जनहित का मुद्दा है। इस मामले में संवैधानिक पीठ के फैसले का उल्लंघन हो रहा है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश एस.ए. बोबड़े ने कहा, याचिकाकर्ता इस कानून से कैसे प्रभावित हो रहा है। अगर ये कानून आपको प्रभावित नहीं कर रहा तो आप इसके खिलाफ केस नहीं कर सकते। ये आप क्लॉज ऑफ एक्शन तभी आपको चुनौती दे सकते हैं, वरना इस तरह के कानून को चुनौती नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया था, औपनिवेशिक काल का ये कानून लोकतांत्रिक देश में जारी रखने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। इस कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है और इस कानून के जरिए नागरिकों के मौलिक अधिकार का हनन किया जा रहा है।
सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट आदित्य रंजन, वरुण कुमार और अन्य की ओर से दाखिल अर्जी में कहा गया, आईपीसी की धारा 124A के दुरुपयोग के मामले बढ़ रहे हैं। संवैधानिक लोकतंत्र और लोगों को मिले मौलिक अधिकार पर उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। इस कानून का प्रयोग पत्रकारों, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ किया जा रहा है और इस कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या की अवहेलना है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने जेएनयू का नाम बदलने के संबंध में लोकसभा में कहा, सरकार के पास जेएनयू का नाम बदलने को लेकर कोई प्रस्ताव नहीं आया है। आपको बता दें, भाजपा महासचिव सीटी रवि ने पिछले वर्ष जेएनयू का नाम बदलकर स्वामी विवेकानंद रखने का प्रस्ताव दिया था, जिस संबंध में महासचिव द्वारा ट्वीट भी किया गया था, जिसमें लिखा गया था, ये स्वामी विवेकानंद हैं जो भारत की विचारधारा के लिए खड़े थे। उसके दर्शन और मूल्य भारत की ताकत को प्रदर्शित करते हैं, इसलिए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का नाम बदलकर स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय कर देना चाहिए। हालांकि छात्रों द्वारा जेएनयू का नाम बदलने की मांग को लेकर कड़ा विरोध किया गया था। जेएनयू के प्रोफेसर और शिमला स्थित भारतीय उच्च अध्ययन संस्था के निदेशक प्रोफेसर मकरंद परांजपे ने इस मांग को खारिज किया था और कहा था, जो इस तरह की मांग करते हैं वो स्वामी विवेकानंद के नाम पर विशाल और अच्छा विश्वविद्यालय बनाए, नया विश्वविद्यालय बनाए, जेएनयू का नाम क्यों बदलना है। भारत में टीकाकरण अभियान प्रारंभ होने के बाद कोरोना के मामलों में लगातार सुधार हो रहा है। आज भारत के मामलों में भारी गिरावट दर्ज की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों में कोरोना के 9,110 मामले सामने आए हैं, तो वहीं 78 लोगों की इस महामारी के कारण मृत्यु हो गई है। भारत में इस समय ठीक होने वालों की संख्या में लगातार वृद्धि देखी गई है, तो वहीं सक्रिय मामलों में भी गिरावट आ रही है। भारत में इस समय एक्टिव केसेस की संख्या 1,43,625 है, तो वहीं इस महामारी को पिछले 24 घंटों में 14,016 लोगों ने मात दी है, जिसके बाद इस महामारी से स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा लगभग 1,05,48,000 को पार कर गया है, तो वहीं इस महामारी से संक्रमित होने वालों की संख्या लगभग 1,08,00,000 के पार पहुंच गई है। लगभग 1,55,000 लोगों की इस महामारी के कारण जान जा चुकी है। तो वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में अब तक 62,59,008 लोगों को कोविड-19 का टीका लगाया जा चुका है। पिछले वर्ष चीन के शहर वुहान से निकले कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में त्रासदी मचाई थी और अभी भी कई जगहों पर वायरस नियंत्रण में नहीं आया है। वायरस फैलने के कारणों का पता लगाने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की टीम चाइना के वुहान शहर पहुंची थी, जहां पर टीम लैब में रहकर वायरस के फैलने के कारणों का पता लगाने का प्रयास कर रही थी। WHO की टीम 14 जनवरी को वुहान पहुंची थी, जिसके पश्चात आज टीम अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। टीम मीडिया में डिटेल्स के साथ अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। WHO के अनुसार शाम 4 बजे ब्रीफिंग के साथ रिपोर्ट की पेशकश की जाएगी। संगठन के अनुसार इस रिपोर्ट में चीन की तरफ से जांच में शामिल एक्सपर्ट्स की राय भी शामिल है। टीम ने अपनी जांच के दौरान सी फूड मार्केट का भी दौरा किया था, तो वहीं वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी भी कोरोना अनुसंधान शोध में शामिल हुआ था। टीम के एक सदस्य और जंतु विज्ञानी पीटर दस्तच के अनुसार वुहान के वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट के उपनिदेशक शी झेंगली से कोविड-19 के साथ ही 2003 में फैले सॉर्स मूव के मूल स्थान के बारे में भी जानकारी प्राप्त की गई है। इस संस्था के अन्य वैज्ञानिकों के साथ बैठकर चीन द्वारा जांच में पूरा सहयोग की बात की गई। वायरस की उत्पत्ति के लिए जांच में चमगादड़ों के स्थान की जांच करना आवश्यक था। इससे वायरस की उत्पत्ति की ठोस जानकारी प्राप्त हो सकती थी, जिसकी रिपोर्ट आज पेश की जाएगी। म्यांमार में सेना द्वारा एक बार फिर से तख्तापलट के बाद देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शन को देखते हुए सैन्य सरकार ने देश के 2 बड़े शहरों में कर्फ्यू लगा दिया है। ये कर्फ्यू यांगून और मांडले में लगाया गया है और
जनता से जुड़ी पाबंदियां भी लगाई गई हैं। आदेश के अनुसार 5 से ज्यादा लोगों को एक जगह पर एकत्रित होने की अनुमति नहीं है और गाड़ियों की रैली पर भी रोक है। आदेश के अनुसार दोनों शहरों में रात 8 बजे से सुबह 4 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। इस दौरान उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सैन्य तख्तापलट के विरोध में पूरे देश में प्रदर्शन और तेज हो गया है। ये देश के अन्य हिस्सों में भी फैल रहा है। म्यांमार में सैकड़ों की तादाद में लोग मदर सू की दीर्घायु हो के नारे लगा रहे हैं। देश की गलियों में प्रदर्शनकारियों द्वारा बर्तन बजाए कर विरोध प्रकट किया जा रहा है और अपनी नेता की रिहाई की मांग की जा रही है। प्रदर्शनकारियों ने देश के सबसे बड़े शहर यांगून के प्रमुख चौराहे पर रैली निकाली। इस दौरान लोगों ने 3 अंगुली दिखाकर अपना विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों का कहना है, हम सैन्य शासन कभी नहीं चाहते, इन्हें कोई पसंद नहीं करता। हम इन सब से मुकाबले के लिए तैयार हैं। सेना द्वारा गिरफ्तार 165 लोगों में से 13 लोगों को रिहा कर दिया गया है।